दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जनमत में। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो की। जी हाँ, कभी भी जब भी आपदा की बात आती है या फिर तमाम वो सूचनाएं जो आम जनता तक बहुत आवश्यक होती है पहुंचानी, और एक तरह से देखा जाए तो सरकार के द्वारा जारी वो तमाम आदेश हैं, निर्देश हैं या फिर योजनाएं हैं, उनको आम जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी का बहुत अहम रोल होता है, बहुत ही अहम भूमिका होती है। आकाशवाणी न सिर्फ आप तक गीत या मनोरंजन पहुंचाता है, बल्कि आप के बीच में ये आकाशवाणी के माध्यम से वो सूचनाएं, चाहे वो खेती की हो या फिर रोजगार की हो या फिर युवाओं की बात हो या बुजुर्गों के लिए बात हो, तमाम सारी जो सूचनाएं हैं वो आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती है। और ये एक बहुत पुराना माध्यम है, बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा ये माध्यम है, जिससे हम अधिकृत सूचनाएं पाते हैं, जहां पर सूचनाओं में कोई गलती नहीं होती है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग रेडियो से अपने घड़ी का टाइम भी बनाते हैं। तो ये एक ऐसा समय आया है इस वक्त जब हम एक महामारी से पीड़ित हैं। ऐसे में अचानक जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, तब रेडियो का प्रसारण बहुत सारे जगहों पर, चाहे वो एलआरएस की बात करें, जो छोटे-छोटे शहरों में जो केंद्र बने हुए हैं, वहां उन तमाम केंद्रों में जो स्थानीय प्रसारण होता है, जो स्थानीय भाषा में जो प्रसारण होता था, जो स्थानीय जो चीजें लोगों तक, सूचनाएं लोगों तक पहुंचती थी, वो अचानक बंद कर दी गई। और अधिकतर केंद्रों ने दिल्ली, भोपाल या जो तमाम वो जो राजधानी क्षेत्रों से प्रसारण जो होता था, उनको रिले करना शुरू कर दिया। ये प्रसारण क्यों बंद हुआ अचानक, ये पता नहीं, लेकिन इस बाबत जो आईबी मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं जावड़ेकर जी, उन्होंने फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि ये किसके आदेश से ये बंद कर दिया गया। उसके बावजूद बहुत सारे केंद्रों ने अपना लोकल प्रसारण, स्थानीय प्रसारण शुरू नहीं किया। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी ऐसे कई केंद्र हैं जिन्होंने अभी तक प्रसारण शुरू नहीं किया है अपना। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि सूचनाएं जो स्थानीय भाषा में, जो स्थानीय तरीके से पहुंचती थी, वो बंद हो गई। कैजुअल अनाउंसर्स, कैजुअल कंपेयर्स जो है, जो वहां रेडियो में बड़ी संख्या में काम करते हैं, उन्होंने इस पर आवाज उठाई और बहुत सारी चीजें मिनिस्टर्स तक, मंत्रालय तक भी पहुंचाई। कुछ कैजुअल्स तो इस स्थिति में सब्जी बेचने पर भी मजबूर हुए, क्योंकि उनको बुरी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे में कुछ अगर हम देखें तो कैजुअल्स की जो यूनियन है, उन्होंने एक आवाज उठाई और उनके सहयोगी जो यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, इन्होंने भी कुछ उसमें काम किया है। हमारे साथ गिरीश आर्या जी हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर के प्रभारी हैं भारतीय मजदूर संघ में। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों आई और क्या स्थिति बन रही है कि सरकार से आपकी किस तरह से बातचीत हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गिरीश जी इस कार्यक्रम में। नमस्कार मिश्राम जी। गिरीश जी, आप अपनी बात कहें उससे पहले सुनते हैं उस दिन जावड़ेकर जी ने क्या कहा था। पहले तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि ऐसे बंद कैसे हुए केंद्र, कौन से आदेश से हुए, कौन सा आदेश आपने मिस इंटरप्रेट किया। हमारा उल्टा काम है कि संकट की घड़ी में हम 24 घंटे काम करें और लोकल कंटेंट, लोकल जानकारी, लोकल लोगों की इंटरव्यूज, लोकल लोगों की चर्चाएं तब करें। इसीलिए तो आकाशवाणी होती है। यू हैव डिफीटेड द वेरी पर्पज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। और इसलिए अभी आज ही आकाशवाणी के केंद्र शुरू होंगे, ये इंश्योर करिए और कल रिपोर्ट भी करिए। और उसमें जो स्टेट के आरए न्यूज से जो आता है वो फीड तो दे, लेकिन सभी फीड वहां मत चलाओ। वो अपने जो कार्यक्रम है, पॉपुलर है, वो चलाओ, पहले के पॉपुलर भी चलाओ। और लोकल इंफॉर्मेशन ऑन कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो अनेक तरह से सीधी भाषा में, जनता की भाषा में वो करना चाहिए। जहां अधिकारी काम कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज ले सकते हैं,
जहां पुलिस काम कर रही है उनके इंटरव्यूज ले सकते हैं और सब मिलके एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्योंकि देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आप इस पर कुछ प्रकाश डालें कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है, जबकि एक तरफ जो मंत्रालय से ये आदेश आ रहा है मंत्री का कि आपने किस आदेश से बंद कर दिया, जबकि सूचनाएं सही सूचनाएं पहुंचाने के लिए इसी वक्त आवश्यकता थी कि रेडियो केंद्र स्थानीय जो कार्यक्रम है उसे ज्यादा से ज्यादा करे, और अधिकारियों ने वो बंद कर दिया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या रेडियो को कहीं निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है? क्या आपको लगता है, या रेडियो की गुणवत्ता या रेडियो की महत्ता कम करने की कोशिश की जा रही है? वास्तव में आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय इस समय उठाया है जी। इनकी सारी समस्याएं डे टू डे की समस्याएं हमको मालूम रहती हैं। मैं जो आपने विषय रखा है उस विषय के लिए जो है मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेकर चलूंगा जी। ये जो कैटेगरी है मोस्ट स्किल्ड कैटेगरी है जी। और ये लोग जो है 25-25, 30-30 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं जी। और ये अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, केवल इनको प्रोग्राम दीजिए और ये जो है इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम को बना करके प्रसारित कर देते हैं जी। मगर इनके साथ अन्याय किस लेवल का है कि इनको मात्र महीने में 6 ड्यूटी मिलती है, 1300 रुपये एक दिन का मिलता है जी। और तो कितना हो गया 7800 रुपये में आपने इनको एंगेज कर दिया। कहने के लिए इनको कहते हैं कि आप फ्रीलांस हैं जी। मगर वो 6 दिन की जो ड्यूटी है वो 6 दिन की ड्यूटी नहीं है। एक प्रोग्राम को करने के लिए 3 दिन की तैयारी चलती है जब जाकर के कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो इस कैटेगरी के साथ पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत वर्षों से 30 वर्षों से इनके साथ शोषण हो रहा है। इस शोषण को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी यूनियन बनाई, हमसे संबद्ध हुए। तो मैं मार्च में, जैसा आपने कहा, मैं मार्च में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ इनके एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिला और उनके सामने हमने सारी समस्याएं ये रखी। जो समस्या अभी आपने बताई है उस समय तक ये समस्या पैदा नहीं हुई। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें बहुत पॉजिटिव रुख लेते हुए कहा, हमने उनसे कहा कि भाई एक तरफ तो प्रधानमंत्री मन की बात के लिए माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुनते हैं और चूंकि अभी भी यही सबसे सुलभ और आसान माध्यम है गांव के, देश के गांव-गांव और दूर दराज तक पहुंचने के लिए, और दूसरी तरफ जो इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं सारा आपका सेटअप लगाते हैं और आखिरी आदमी तक इस आवाज को पहुंचाते हैं, उनके साथ ही शोषण हो रहा है। तो उन्होंने हमको बड़े खुले दिल से कहा था कि आपने बताया कुछ समस्याएं हमको पहले से मालूम थी, हम निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं पर विचार करेंगे और कुछ न करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा उनसे मिलते, उसके बाद लॉकडाउन हो गया जी। लॉकडाउन के बाद में स्थिति बद से बदतर हो गई, जैसा आपने अपने नैरेटिव में बताया, अपने डिस्कशन में बताया, पृष्ठभूमि में बताया कि कुछ चैनल्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्थानीय भाषाओं के जो प्रोग्राम्स थे वो सडनली बंद कर दिए गए। और ये आप तो बता रहे हैं क्योंकि आप भी उनके बीच के हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो में बैठे हैं। मैं तो अपनी आंखों से देखा है कि जो इतनी स्किल्ड कैटेगरी का कंपेयर और अनाउंसर है वो वास्तव में ठेली लगा करके कहीं फल बेच रहा है, कहीं वो सब्जी बेच रहा है। तो क्या इस देश के अंदर इतनी स्किल्ड कैटेगरी का आदमी जो कल तक जो है अपनी रोजी रोटी चाहे 6 ड्यूटी से निकाल रहा था, कुछ और करता होगा, उसको एकदम से सड़क पर खड़ा कर देंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरा दुख ये है कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है वो एक सेकेंडरी चीज है, मगर जो है सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस करने के समय प्रधानमंत्री ने स्वयं ने ये अनाउंस किया कि लॉकडाउन के पीरियड में किसी को रिट्रेंच नहीं किया जाएगा, ले ऑफ नहीं किया जाएगा, नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी। लॉकडाउन के पीरियड में जो जहां है जैसे है वैसे ही रहेगा, अगर बंद भी हो गया है तो भी जो है उसको उसकी वेजेस दिए जाएंगे। मगर आपका काम तो ऑल इंडिया रेडियो को काम तो एक दिन के लिए भी, 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ, मगर जो है इस चीज का फायदा उठाते हुए कुछ साजिशकर्ताओं ने
इसमें जो है इन पीड़ित अनाउंसर्स और कंप्यूटर्स के साथ में अन्याय किया और कुछ लोकल चैनल्स और लोकल कार्यक्रम उन्होंने बंद कर दिए। हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से इसमें बहुत गंभीर हैं और हम जो है निश्चित रूप से सरकार से बातचीत करके इसका कोई न, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ, दर्शकों को मालूम है या नहीं मालूम है, भारतीय मजदूर संघ एक ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन है रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन वाली ट्रेड यूनियन। हम अन्य ट्रेड यूनियनों की तरह आइडियोलॉजिकल विरोध नहीं करते, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं करते। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते, हम रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन बिलीव करते हैं। जैसा सरकार की तरफ से आता है, अगर वो कर्मचारी को हित में करते हैं तो हम सरकार का खुला समर्थन करते हैं, और कर्मचारियों के विरुद्ध करते हैं तो हमने जो है कल ही पूरे देश के अंदर, हमने पूरे देश के अंदर एक धरना किया है, जो धरना बहुत ही वो है, आज आप सारे समाचार पत्र उठा करके देख सकते हैं। तो हमने जो है भारतीय मजदूर संघ ने, जो पब्लिक सेक्टर के हमारे फेडरेशन हैं, उन्होंने मिलकर के सारा जो है पूरे देश के अंदर किया है। तो ये जो इस समय इस पेंडेमिक टाइम में जो भी साजिश करता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अमानवीय व्यवहार को छोड़ करके जितने कैजुअल्स को आपने जो है घर पे बिठा दिया है, उनको सारे प्रोग्राम्स को उन्हें विनिर्माण करने के लिए अनुमति दें और उनको अपने काम पर लाएं। ये वक्त खराब है। आज आपने आप भगवान नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप भी इंसान हैं। आज आपके पास ये पावर दी है कि आप उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, वर्तमान खराब कर सकते हैं, मगर कल आपके पास क्या समय आएगा कोई जानता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जो अन्याय तुम्हारे हाथ में है किसी के साथ ना करना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने भी ये साजिश रची है, चलिए मैं साजिश शब्द को हटा देता हूं, ऐसा उनके मन में आया और उनको जो है काम से हटा दिया, तो उनको तुरंत उनके चैनल से स्टार्ट हो, उनके प्रोग्राम स्टार्ट हो, और उनको केवल 6 दिन नहीं, देखिए मैं एक और आपको खेल बताता हूं इसके अंदर एक और खेल बताता हूं कि जो ऑल इंडिया रेडियो से कंपेरर और अनाउंसर्स रिटायर होकर के जाते हैं, उन्हीं को फिर से जो है बुला लिया जाता है स्पेशल गेस्ट के रूप में, और उनको जो है 6 दिन की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पूरे महीने भी काम करते हैं। मोटी जो है पेंशन लेते हैं। ये रेगुलर कर्मचारी जो वहां रेगुलर कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, रेगुलर कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं। और एक तरफ जो है ये अनाउंसर्स जो केवल जो है ये आस लगाए बैठे थे, जिंदगी भर 30 साल से आस लगाए बैठे थे, आज नहीं तो कल हम रेगुलाइज हो जाएंगे। तो हमने ये कल्पना की थी कि जो वर्तमान सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है, सबके हितों की रक्षा करने वाली सरकार है, मगर जो है इस सरकार ने, मतलब जिसमें जो है हमें शुरू में लगा भी ऐसा ही था, जब रेडियो से प्रसारण मन की बात के रूप में हुआ तो हमें लगा कि जो है रेडियो को पुनः स्थापित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, मगर इस शोषण को देख करके ये कैटेगरी ऐसी है जिसका शोषण हो रहा है, और हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हमारा कोई उसके प्रति ऐसा नहीं है कि हम उन पर उपकार कर रहे हैं। रेडियो चलाने के नाते हमारा दायित्व बनता है, हम सरकार के साथ संघर्ष और संवाद की नीति पर काम करते हैं। यदि सरकार ने इनकी जायज मांगों को नहीं माना, फिलहाल तो हमारे सामने नया संकट हो गया कि लॉकडाउन में जो बंद किया उसको चालू करें, और चालू करने के बाद जो 30 साल से प्रतीक्षित अपने लाभों के लिए हैं, वो 30 साल से इनको टोटल सोशल सिक्योरिटी के साथ में और 30 दिन का काम इनको दिया जाए, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और हम पहले सरकार से संवाद करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो संघर्ष करेंगे। आपने 2-3 इसमें बातें उठाई हैं। एक तो कि अभी लॉकडाउन की बात इस वक्त जो बंद हुए इस पर आप बात कर रहे हैं, दूसरा आपने नियमितीकरण की बात यहाँ पर उठाई, और साथ में मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ जिससे और आपके इसमें जवाब चाहूंगा, वो ये कि एक दौर चला हुआ है इस वक्त। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो सरकारी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के जो महकमे हैं, उनको एक तरह से निजीकरण करने के लिए या फिर निजी व्यापारियों को बेचने का एक अभियान सा चला हुआ है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या रेडियो आपको लगता है कि बचा रहेगा, या रेडियो का निजीकरण नहीं होगा, या निजीकरण होने को से हम रोक पाएंगे? कहीं आपको लगता है ऐसा? क्योंकि अगर निजीकरण नहीं हुआ या रेडियो
स्थापित रहा तो ही नियमितीकरण हो सकता है। आपने बहुत रेलिवेंट बात अपनी कही है। इस देश का जब जो है स्टार्ट हुआ आजादी के बाद, जब ये विचार किया इस देश के नीति निर्धारकों ने, जब कि भाई इसकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे डेवलप की जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे तय की जाए, तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1952 उसमें जो है सरकार ने पहले प्रयास किया कि जो देश के प्राइवेट उद्योगपति हैं वो आए और बिजनेस स्टार्ट करें जी। मगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की एक नेचर होती है, स्वभाव होता है, वो आज पैसा लगा करके कल कमाई करना चाहता है, और उसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल कमाई करना होता है, देश की सेवा करना नहीं होता। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ अपवाद भी हैं, मगर जब सरकार को लगा कि नहीं होगा तो फिर पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। सरकार ने जो है पब्लिक सेक्टर्स का निर्माण किया जी। पब्लिक सेक्टर का निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या किया, क्या उद्देश्य रखे उसके लिए, तो सारे उद्देश्य तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर कुछ मुख्य उद्देश्य क्या थे कि देश के अंदर रीजनल बैलेंस रहे, क्षेत्रीय संतुलन रहे, कि केवल ऐसा ना हो कि शहरों के नजदीक ही सारे इंडस्ट्रीज लग जाएं, तो दूर दराज में भी लगे, अर्बन में भी लगे, विलेज में भी लगे, और जो है जो आदिवासी हैं आदिवासी क्षेत्रों में भी लगे जी। एक अच्छा क्वालिटी रोजगार मिले जिससे लोगों की जीवन शैली अच्छा वेतन पाने के कारण थोड़ी अपलिफ्ट कर सके जी। उन ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए गए, प्रॉफिट अर्न करना उस समय जो है पब्लिक सेक्टर द्वारा उद्देश्य नहीं था, मगर पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिश हुए और पब्लिक सेक्टर्स ने इतिहास दिन पर दिन इतिहास रचना शुरू कर दिया, और वो इस स्थिति में पहुंच गए कि आज 12 से लेकर के 14% में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और वो केवल जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे जी। सरकार को एक मोटी रकम के रूप में डिविडेंड देते हैं, जो बाकी सारे टैक्सेस देते हैं जी जी। क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, एक नए पैसे का भी टैक्स वो चोरी नहीं कर सकते, प्राइवेट इंडस्ट्री इसकी तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सारे टैक्सेस दे करके डिविडेंड देते हैं, और सरकार के लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो फिर जो है सरकार को क्या जरूरत पड़ी, अब जब उन पर नहीं चला तो सरकार कहती है बीइंग इन बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या बात है, पहले आपने बैंक्स को वो किया राष्ट्रीयकरण जी। अब राष्ट्रीयकरण होकर के वो एस्टेब्लिश हो गए, उन बैंकों को आपने जो है विधिवत तरीके से लुटवाया पिछली सरकारों ने, उनको दिवालिया करने की कोशिश की। आज जो है फिर से आप कहते हैं कि उनका मर्जर करके उनको प्राइवेटाइज किया जाए, आखिर ये देश जाएगा कहाँ कि एक बार आप सोचते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, दूसरी बार सोचते हैं कि निजीकरण किया जाए, आखिर एस्टेब्लिश होने देंगे कि नहीं होने देंगे। तो ये जो है निजीकरण की जो चीज है सुधीर जी, मैं आपको बताता हूं, ये एक षड्यंत्र है जी। और मैं षड्यंत्र की इसलिए कह रहा हूं कि एक सरकार नहीं कर रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 80s में कहा कि हम जो है पब्लिक सेक्टर में से सर्विस सेक्टर में से अपने को विड्रॉ करते हैं जी। दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई, उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डीओटी को तोड़ करके एमटीएनएल और ये करके सर्विस सेक्टर को तोड़ने की जी कोशिश की, और एयर इंडिया, एविएशन, इसको सबको जो है तोड़ना शुरू किया जी जी। उसके बाद 91 तक सरकारें ऐसी झटकोले खाती नहीं, 91 में आकर के फिर आई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और उन्होंने एक कमीशन बना दिया कि इसको बाकायदे जो है हम कमीशन बना करके कैसे डिसइन्वेस्ट करना है, कैसे इनको करना है। उसके बाद जो है हमने सोचा यार ये सरकार तो गड़बड़ कर रही है। जो लोग शोर मचाते थे भाजपा वाले
कि अगर ये हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आकर के अटल जी की सरकार आ गई, जो शोर मचा रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, उन्होंने और एक कदम आगे बढ़ाते हुए डिसइन्वेस्टमेंट और मिनिस्ट्री बना दी। मिनिस्ट्री बना दी, उन्होंने तो कमीशन बनाया, इन्होंने मिनिस्ट्री बना दी। और मिनिस्ट्री बना करके उसको बाकायदे जो है बाल को और ये सब खेल करना शुरू किया। जी जी जी। तो फिर जो है यूपीए वाले शोर मचाने लगे, भाई हमसे गलती हुई थी, उसकी गलती की सजा हमको दे दी, और अब जो है हम अगर आपके आए तो हम जो है इसको रिवर्स कर देंगे। जी जी जी। उनको भगवान ने 10 साल का मौका दिया, मगर 10 साल में सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ हमको फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर से निकालना है। उसके बाद ये सरकार आई। इस सरकार से हमको बहुत आशाएं थी जी। हमको बहुत उम्मीद थी कि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है, और वास्तव में जो राष्ट्रवादी निर्णय इन्होंने लिए हैं, हमने हर जगह आकर के इनका समर्थन किया है, मगर उस चंगुल से ये भी नहीं निकल पाई। तो मेरा मानना ये है सुधीर जी कि ये जो पॉलिटिकल सरकार है, ये वास्तव में सरकार नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट जो सरकार के सलाहकार हैं, घातक सलाहकार, मैं शब्द आपसे बोल रहा हूँ, घातक सलाहकार हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। ये विश्व बैंक और IMF के पक्षधर हैं। जी जी। ये जो है उनकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। भारत की पृष्ठभूमि के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो है हम ये समझ गए कि ये सरकारें नहीं कर रही हैं। जो परमानेंट सरकार है, वो ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, वो अपने एजेंडे को कभी छोड़ती ही नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि हम जो अब अटैक करेंगे तो पॉलिटिकल पर नहीं, मगर हमारा टारगेट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट होंगे, जो सरकार के सलाहकार हैं। तो कल अभी क्या हुआ है, डिफेंस सेक्टर में जो ऑर्डिनेंस सेफ्टी का बोर्ड है, उसके कॉर्पोरेटाइज करने की बात चल रही है। रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके कॉर्पोरेटाइज करने की बात चल रही है। पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का तो एक मामला चल ही रहा था। अभी जो है वित्त मंत्री जी ने अपने 20 लाख के पैकेज अनाउंसमेंट में एक चीज और दे दी कि नॉन स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर, और उनके एक ग्रुप में 4 से ज्यादा नहीं होंगे, और उसको एक ग्रुप डील करेगा। तो मतलब एक तरह से जैसे बैंकों का मर्जर था, पब्लिक सेक्टर्स का भी मर्जर का प्लान तैयार कर दिया है। तो उसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ काफी दिन से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। हम चाहते तो ये हैं कि देश का समूचा ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट हो, एक कंसोलिडेटेड मूवमेंट हो, मगर वो बाकी लोग तो हमारे हाथ में नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ ने इसमें ये निर्णय लिया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड फेडरेशन हैं, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, एक सेंट्रल BMS हो गया, एक स्टेट BMS हो गया, एक इंडस्ट्रियल फेडरेशन हो गया। तो ऐसे 10 इंडस्ट्रियल फेडरेशन, जिसमें कोल, नॉन कोल, स्टील, पोस्टल, डिफेंस, रेलवे, पोर्ट एंड डॉक एंड शिपयार्ड, टेलीकॉम भी, बैंक, LIC और पब्लिक सेक्टर। जी जी जी। जब पब्लिक सेक्टर में बोल रहा हूँ तो पब्लिक सेक्टर में टेलीकॉम भी आ गया, ऑयल भी आ गया, पावर भी आ गई, हैवी इंडस्ट्री भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी आ गई। तो जो PSENC के नाम से हमको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन, जिसका मैं इंचार्ज हूँ, वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन, उसके अंतर्गत 250 पब्लिक सेक्टर आते हैं। तो हमने सबने मिलकर के ये विचार किया कि भाई अगर अकेले BHEL पे संकट आया तो BHEL लड़ रही है, NTPC पे संकट आया, तो अभी हमने विचार किया कि बाकी ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं। हमने 10 फेडरेशन की मीटिंग बुलाई और काफी समय से हमारा ये चल रहा है और कई मूवमेंट हम इसमें कर चुके हैं। तो कल हमने आज से इश्यूज क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ
100% FDI भी, 100% FDI। ये जो आपका इसका कोल का कमर्शियल माइनिंग, कोल का कमर्शियल आज 11 तारीख है, तो कोल का कमर्शियल माइनिंग के लिए ई टेंडरिंग आज ही से शुरू होने वाली है। इसलिए सारे पब्लिक सेक्टर्स ने जो बीएमएस के अंतर्गत काम करते हैं, उन्होंने कल 10 तारीख आज से जो शुरू होने वाला है, सरकार को चेताने के लिए कल हमने देश भर में धरना दिया है, प्रदर्शन किए हैं, और इतना अच्छा रेस्पॉन्स वर्कर्स ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि पूरे देश के अंदर बहुत प्रभावी कार्यक्रम हुए हैं। तो हम सरकार से फिर भी निवेदन करेंगे, एक बार डायलॉग करो। ये सरकार जो है, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास फुल मेजोरिटी है, तो आप मद में मत आइए, आप जो है थोड़ा सा जमीन पर रहिए। इस जनता ने ही आपको चुन करके भेजा है, हम भी उस जनता के पार्ट हैं। मगर आप इतने डिक्टेटर हो गए कि आप कह रहे हैं कि सब लेबर लॉज 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए लेबर लॉज जो है सस्पेंड करते हैं। जी। आप मतलब होते हैं सस्पेंड वाले? मजदूरों के सारे अधिकार, मजदूरों के जो है कोई अधिकार ही नहीं लेगा। मालिक को आप वो असीमित अधिकार दे देंगे। हमने इसका विरोध किया। 20 मई को पूरे देश के अंदर हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आंदोलन किए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन भेजा। कल हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। तो हमारी सब चीजों पर नजर है। चूंकि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। बाकी जो ट्रेड यूनियन हैं, मेरे को नहीं कहना चाहिए, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, उनका मकसद डिफरेंट है, उनका पॉलिटिकल मकसद है। वो स्ट्रेटेजिक ट्रेड यूनियन करते हैं, हम इमोशनल ट्रेड यूनियन करते हैं। हम इमोशनली हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बचे। वो क्या है, अरे अभी तो 1 ही साल हुआ चुनाव हुए, तो चुनाव तो 4 साल बाद है। अगर अभी से अपनी ताकत इसमें झोंक दी तो 4 साल तक कब तक लड़ते फिरेंगे? इस सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे आखिरी साल। जी। हम तो दिखावे की लड़ाई, हम तो छोड़ नहीं सकते ना। जी। गिरीश जी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी बातचीत की शुरुआत रेडियो को लेकर हुई थी। रेडियो के तमाम कैजुअल अनाउंसर्स बहुत लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो अदालती लड़ाई भी जो साथ साथ चल रही है, निचली अदालत में, राज्य की अदालत में वो लड़ाई जीत भी चुके हैं कैजुअल अनाउंसर्स। ऐसे में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दों पर उनका ज्यादा जोर होता है, उसी पर ज्यादा सुनवाई भी होती है। क्या आपको लगता है कि सरकार से बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जा सकता है? चूंकि एक बात प्रचलित सी है और एक बात मानी जाती है कि बीएमएस जो है वो सरकार के बहुत नजदीक है और संघ से नजदीक है, इसलिए सरकार उनकी बात मानती है। क्या आपको लगता है कि कहीं बातचीत की संभावनाएं नजर आती है जब इस निजीकरण के दौर में? आपने 2 बातें कही। बीएमएस की जहां तक बात है, बीएमएस जो है कर्मचारियों को समस्याओं को कोर्ट के थ्रू सॉल्व करने में विश्वास नहीं करता। फील्ड में संवाद के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से ये पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि आदमी 25 साल की उम्र में अपना केस शुरू करता है और उसकी रिटायरमेंट एज आ जाती है, उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये हमारा ऐसा सिस्टम है, दुर्भाग्य का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल सकता है, मगर एक पीड़ित कर्मचारी की बात वो पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है, उसको कोई पूरा करने वाला नहीं है। तो हम जो है लोगों से कहते हैं कि भाई लिटिगेशन में मत जाओ। अब आपने कहा कि ये हमारी सरकार बड़ी नजदीक है, ये आपने सत्य कहा कि भारतीय मजदूर संघ का जो है एक ट्रेड यूनियन विंग है, हम उनके अनुषंगिक संगठन हैं। मगर मैं आपको विश्वास पूर्वक ये बताता हूँ कि मेरे को 42 वर्ष हो गए भारतीय मजदूर संघ में काम करते हुए। मैं पब्लिक सेक्टर में नौकरी करता था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 साल मैंने नौकरी की। 42 साल के मेरे अनुभव में कभी आज तक मैंने ये नहीं देखा कि हमने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो और संघ ने हमसे आकर के कहा हो यार ये तो अपनी सरकार है, इससे क्या कर रहे हो। नहीं, संघ ने हमको बिल्कुल स्वतंत्र
हम बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी हैं। विचार हमारे, ये भी सरकार हमारे विचार की है, ये हम नहीं अस्वीकार करते, क्योंकि संघ विचार से वो बीजेपी निकली है, संघ विचार से हम निकले हैं, तो हमारे विचार की सरकार है। पर ये सुधीर जी एक बात ध्यान रख लीजिए, सरकार सरकार होती है तो पार्टी नहीं होती। हमारी नजदीकी बीजेपी के साथ हो सकती है, पर सरकार जो है वो अपना काम करती है, और सरकार में जो परमानेंट सरकार है ब्यूरोक्रेसी की, वो किसी के दबाव में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट काम करती है, वो मंत्रियों को भी जो है चाल चलाती है। तो जो अनाउंसर्स और उनका जो, चूंकि विषय पे इस बात हम कर रहे हैं, जो कैजुअल अनाउंसर्स और कंपेयर्स हैं, इनके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार से बात चल रही है। मैंने आपको बताया कि मार्च में प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरे साथ ही भेंट हुई थी, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रुख दिखाया था। तो जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है, तो हम जो है तुरंत करेंगे। मैं ये आशा करता हूं कि सरकार इसमें पॉजिटिविटी के साथ सामने आएगी, और ये जो है ये कोई लाखों नहीं है, ये बहुत सीमित मात्रा में है, और इनके साथ 30 साल से अन्याय हो रहा है। और ये वास्तव में प्रत्येक दिन इन्होंने ये करके जिया है कि आज नहीं तो कल हम जो इसमें समायोजित हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सरकार हमारी है या किसकी है वो तो छोड़ दीजिए, सरकार देश की है, आपकी भी है, मेरी भी है, बाकी की है, कम्युनिस्ट की है, कांग्रेस की, सब सरकार सबकी होती है। मगर अगर संवाद से नहीं हुआ तो इस कैटेगरी के लिए भी हम जो है बिल्कुल विधिवत तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे, मगर जो करेंगे वो शुद्ध संकल्प के साथ करेंगे, उसमें किसी भी तरह की राजनीति या वाही के लिए काम नहीं करेंगे। हम दृढ़ संकल्प हैं कि इनको जो वर्षों से जो अन्याय है इनके साथ, उस वर्षों के अन्याय को हम जो है विराम लगाएं, और इनको जो इनकी उचित मान और सम्मान और वेतन है वो सब इनको मिले। ये हमारे जो है, हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और शुद्ध संकल्पित हैं। चलिए, हम आपका धन्यवाद करें। उससे पहले एक अंतिम आपसे सवाल यही है, क्योंकि निजीकरण के भी खिलाफ आपने बात कही है, और निजीकरण के खिलाफ आप जा ही रहे हैं, आपने आंदोलन भी किया हुआ है। ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट्स की आप बात आपने उठाई है, जिस तरह से अभी इस वक्त वर्तमान में रेडियो और दूरदर्शन पर जो काम हो रहे हैं, अगर हम देखें तो अगर इससे जो दर्शक है या श्रोता है, अगर इससे दूर होता गया तो निश्चित रूप से एक समय आएगा, जैसे बीएसएनएल की स्थिति हुई, वही स्थिति कहीं ये इसमें भी ना आ जाए, क्योंकि दीमक तो अंदर से खाता है, दीमक बाहर से नजर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति जो हो रही है वर्तमान में, बहुत सारे कार्यक्रम बंद करके, बहुत सारी चीजों को बदल के, बहुत सारी चीज को लिमिटेड करके ये जो हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि अगर ये रहेगा तो ही आगे बढ़ेगा? सुधीर जी, हमने दीमक को अंदर से देख लिया है, पहचान लिया है, पेस्टिसाइड हमारे हाथ में है, हमको जो है इसी दीमक पर पेस्टिसाइड मारना है जी। और हमने जो है सरकार से भी ये निवेदन किया है, और सरकार कहीं ना कहीं, देखिए सरकार कहीं ना कहीं जो है इनको जान रही है, इसलिए कुछ लोगों को सब्साइड भी किया है, कुछ जो थोड़ा बहुत देश के लिए सोचते हैं, ऐसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को मेन भूमिका में काम करने का अवसर भी मिला है। मगर जो है जो दीमक है, अगर दीमक नहीं मारेंगे तो ये देश जो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, हम प्रधानमंत्री जी की इसमें प्रशंसा करते हैं कि आज के समय में इनके नेतृत्व में विश्व में भारतवर्ष का जो है एक अलग से स्थान हुआ है, और जो हमारी संकल्पना है कि भारतवर्ष जो है विश्व गुरु था कभी, और उसको पुनः विश्व गुरु की जगह स्थापित करना है। मगर जब तक इस दीमक को नहीं मारेंगे तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री भी कितनी कोशिश कर लें, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम सरकार को जितना हम हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, मगर जो है इस देश का जो आधार है मजदूर, उस मजदूर पर कुठाराघात नहीं करेंगे। मैं एक बात और कहता हूं कि अभी जो हालात हुए हैं मजदूरों के, मजदूरों के जो अभी जो हुए हैं पेंडेमिक में, जो जिनको प्रवासी मजदूर कहते हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूं, प्रवासी कौन होता है? मगर
अभी मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा, इनका एक नेशनल रजिस्टर तैयार होगा। हर प्रदेश को ये मालूम होगा तेरे मजदूर कितने हैं और कितने मजदूर तेरे जो दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, तो उनके साथ न्याय होगा, उनके लिए एक रजिस्टर बनेगा, उनको जो है बाहर भेजा जाएगा तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, वेतन मिलेगा, रहने की अच्छी व्यवस्था होगी। तो हर चीज कोई बुरे के लिए नहीं होती है जी। मुझे लगता है आने वाले समय में भी होती है, वाकई अच्छे के लिए होती है। तो ये पेंडेमिक कुछ देकर के जाएगा और कुछ लेकर के जाएगा। बिल्कुल। और तो एक तरह से जी एक तरह से हम देखें तो कोरोना के इस दौर ने ये बता दिया है कि वाकई जो काम करने वाले जो पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकार के सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसी पर आप विश्वास कर सकते हैं। निजी अस्पतालों में जाएंगे तो निश्चित टूट के शिकार होंगे। और हम अगर देखें तो सूचनाओं के मामले में भी जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उनकी सूचनाएं और सरकारी क्षेत्र की सूचनाएं बहुत अंतर होता है। और आपको अगर विश्वास करना है तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र की जो चीजें हैं, जो महकमे हैं, वहीं से आपको वास्तविक सूचनाएं भी मिलेंगी। इस पर जोर देने की जरूरत है। और हमें इन तमाम जो केंद्र हैं, जो बड़े केंद्र हैं, जैसे हम रेलवे कहें या टेलीकॉम कहें या फिर रेडियो का जो भी संचार का माध्यम है, इन सभी को बचाने की भी अब आवश्यकता है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इस पेंडेमिक में जब पूरा देश बंद था तो चल कौन रहा था? एयर इंडिया जी। एयर इंडिया की सब्सिडीज, उनका कार्गो चल रहा था, सामान को इधर से पहुंचाना, उधर से पहुंचाना, माल गाड़ियां चल रही थी। कोई प्राइवेट इंडस्ट्री सामने नहीं आया कि हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। कौन चल रहा था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में शहर से लेकर के और आदिवासी क्षेत्र तक अनाज की आपूर्ति कैसे की जाए। कौन चल रहा था? टेलीकॉम। कौन चल रहा था? रेडियो, टीवी। मैं आपको बताता हूं सुधीर जी, मैं एक श्रोता हूं, मैं एक दर्शक हूं। यदि मुझे कोई सेंसिबल न्यूज देखनी होती है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, जो बहस आती रहती प्राइवेट चैनल्स पे, मैं उससे थोड़ा सा विरक्त होकर के दूरदर्शन खोलता हूं कि वास्तव में देश दुनिया में क्या चल रहा है जी। जब मुझे जो है कुछ गांव देहात की कृषि की कुछ जानकारी लेनी होती है तो मैं रेडियो खोलता हूं, क्योंकि वहां से कंक्रीट सूचनाएं मिलती हैं, सच्चाई के साथ मिलती हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती हैं। ये सब दुकानें चला रहे हैं, वाकई ये सब दुकानें हैं। तो इसलिए जो है क्या है कि चलो उनका भी दुकान चलती रहनी चाहिए, मगर रिलायबिलिटी केवल और केवल पब्लिक सेक्टर की है, सरकारी क्षेत्र की है, दूरदर्शन की है, रेडियो की है, टेलीकॉम की है, एयर इंडिया की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। कोई प्राइवेट प्लेयर क्या कौन है? अडानी जी ने 6 एयरपोर्ट ऑक्शन में लिए, 3 को टेक ओवर नहीं किया कि सर इस समय मैं नहीं लूंगा इसको, क्योंकि उनको तो पकी पकाई चाहिए। कष्ट में काम करने की आदत नहीं है, पकी पकाई चाहिए। तो इसलिए जो है क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, हमारे पास रिलायबल सिस्टम जो है केवल और केवल यही क्षेत्र है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं एयर इंडिया से ही जाते हैं जी, किसी और उस पर क्यों नहीं रिलाई करते? तो एयर इंडिया जैसे उसको जो है आप अगर बेच देंगे तो आपके पास रिलायबल आपका एयर कैरियर नहीं रहेगा। यदि आपने टेलीकॉम को निजी हाथों में बेच दिया तो वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर इसमें जो है रेडियो में आपने प्राइवेट को लाकर खड़ा कर दिया तो किसानों को वो सूचनाएं कभी नहीं मिलेंगी। जितने चैनल्स आप चला रहे हैं वो केवल वो चैनल चलाएंगे जो जिनमें उनको प्रॉफिट होगा, सीधा सीधा प्रॉफिट होगा, एंटरटेनमेंट होगा, वो भी टीआरपी के चक्कर में पड़ेंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि सरकार निश्चित रूप से, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसी बातें सरकार के पास और बहुत सारे चैनल के माध्यम से जाती हैं, बहुत तरीकों से जाती हैं। सरकार इन बातों पर निश्चित रूप से विचार करेगी। अगर कोई भी आज की डेट में रिलायबिलिटी है तो वो रिलायबिलिटी सरकारी क्षेत्र की है, पब्लिक सेक्टर की है, और आप जैसे चैनल्स की है, आप जैसे रेडियो और दूरदर्शन की। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि शायद यही इस तरह से मानसिकता का परिवर्तन जो है वो तमाम जो लोगों में भी इस वक्त पब्लिक में जिस तरह से मानसिकता बदली है कि वाकई
निजीकरण उतना अच्छा नहीं है जितना कि सरकारीकरण है। सरकारीकरण अगर होगा तो निश्चित रूप से हमें अच्छी सेवाएं और विश्वस्त सेवाएं मिलेंगी, और हम समझते हैं कि ऐसा ही जो हृदय परिवर्तन या जो मानसिकता में परिवर्तन है वो सरकार की ओर से भी हो तो बेहतर होगा कि वो ओएनजीसी या तमाम ऐसी लाभ वाली कंपनियों को भी निजी क्षेत्र की ओर न बढ़ाकर उसका और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से उसको यहाँ पर रखकर निजी इसको पब्लिक के लिए बेहतर रोजगार के रूप में उपलब्ध कराकर उसे अच्छी तरह बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।